सभी छात्राओं को नमस्कार। अभी जो आपका लेसन चल रहा है वो आपका लेसन है इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज, उद्योगों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और यदि उद्योगों की हम बातें करें तो उद्योग जो होते हैं वो आपके, जैसे हम बातें करें कि 3 प्रकार से हम इसकी बातें कर सकते हैं। जैसे पहली है कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा। जब तक किसी भी प्रकार का कोई कच्चा माल तैयार नहीं होगा तब तक उद्योगों के चलने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो हमें जब उद्योग चलाने हैं तो किसी न किसी रूप में हमें कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि के साथ यहाँ पर एक शब्द आता है खनन। तो या तो खनन के द्वारा कोई उत्पाद हमें कच्चा माल प्राप्त हो रहा है या कृषि के द्वारा कोई कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। खनन के द्वारा या कृषि के द्वारा मिलने वाला जो कच्चा माल है उसका जो विनिर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो आपका कहाँ होता है? उद्योगों में होता है। तो किसी भी क्षेत्र की धुरी, किसी भी देश की धुरी, रीढ़ की हड्डी जैसे हम कह सकते हैं, वो आपकी इंडस्ट्रीज होती है। क्योंकि बहुत से उत्पाद ऐसे हैं, खाद्यान्न पदार्थों की मैं बातें न करूं तो उसके बाद और कोई भी प्रोडक्ट है वो सभी आपके जब तक उद्योगों में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके योग्य नहीं हो सकते। जैसे हम कपड़े की ही बातें कर सकते हैं, रुई प्राप्त हुई, कॉटन प्राप्त हुआ आपका पेड़ से, तो क्या कॉटन को आप लपेट के चल दोगे? नहीं, वो आपका इंडस्ट्रीज तक पहुंचेगा और इंडस्ट्रीज उसे हमारे पहनने योग्य कपड़ा तैयार करके हम तक पहुँचाएगी। खाद्यान्न उत्पादों की भी हम बातें कर सकते हैं। खाद्यान्न उत्पादों में जैसे गेहूँ है, गेहूँ से हम सूजी भी बना सकते हैं और भी कुछ बना सकते हैं, यानी चावल के भी बहुत से उत्पाद बनते हैं, गेहूँ के भी बहुत से उत्पाद बनते हैं। तो वो सभी उद्योगों में आपके तैयार होकर आप तक पहुँचते हैं। क्योंकि ज़िंदगी को सुलभ बनाने में और आपके जितना हो सके एक भोग विलासता योग बनाने में आपका उद्योगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और जिस देश में उद्योग यदि सुचारू रूप से चल रहे हैं और अच्छे तरीके से चल रही है तो समझ जाओ वो देश एक विकसित देश की श्रेणी में आने वाला है। विकसित देश में आने के लिए आपको उद्योगों का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हो उतना ज़्यादा करना चाहिए। हर सरकार भी ये चाहती है कि कैसे भी करके आप प्राथमिक कार्य से हटकर द्वितीयक कार्य की ओर बढ़े। लेकिन लोग बागों ने क्या किया, प्राथमिक से डायरेक्ट तृतीयक सेवा की ओर चल दिए, द्वितीयक को गौण कर दिया। लेकिन द्वितीयक बिना आपका ना तृतीयक काम का है ना फर्स्ट काम का है। तो हो सके जितना, अब उद्योगों के लिए हमने इससे पहले जो लेसन पढ़ा था शक्ति के साधन, तो शक्ति के साधन यदि अच्छे होंगे तो ये उद्योग खुलेंगे। तो शक्ति के साधन के रूप में भी हमने कहा था कि शक्ति के साधन जितने अच्छे होंगे उतना ही देश विकसित की ओर रहेगा। तो इसी प्रकार उद्योगों की हम बातें कर सकते हैं। बातें हुई थी उदारीकरण, नीतिकरण और वैश्वीकरण। ये 3 शब्द ऐसे आए थे। 1991 की बात थी, उससे पहले हमारे 1948 में इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन 1991 में एक शब्द दिया गया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और ये शब्द जब आए उसके बाद उद्योगों में क्रांति आ गई। उद्योगों में क्रांति आई, साथ ही पूरा विश्व एक होने लगा। आज हमारा देश का कोई भी नागरिक कोई भी देश में जाकर या देश में कोई से भी राज्य में जाकर अपने उद्योग विकसित कर सकता है। हाँ, कुछ सरकारी नियम होते हैं, उनके अनुसार आपको टैक्स वगैरह का पे करना होता है, बल्कि नहीं, आपको किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। आज वोडाफोन आइडिया जो हमारी कंपनी चल रही है, वोडाफोन, वो विदेशों से आकर यहाँ पर आपका सेवाएं दे रही है। बहुत सी कंपनियाँ हैं जो आप मोबाइल कंपनियों को आप देख सकते हो और भी कंपनियों को देख सकते हो। लगभग ज़्यादातर कंपनियां यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और हमारे देश को उपलब्ध करवा रही है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बजट एक सेट होता है। एक पूरे देश की रीढ़ की हड्डी आपके औद्योगिक क्षेत्र की, किसी न किसी औद्योगिक क्षेत्र को हम किसी न किसी रूप में एक देश के आधार प्रदान करने की शक्ति कह सकते हैं। औद्योगिक शक्ति है तो
देश को आधार प्रदान हुआ है, उसकी नींव मजबूत है। तो इस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ बातें की है कि भारत में सर्वप्रथम उद्योगों का विकास जो हुआ था वो 1854 से शुरुआत हुई थी। उससे पहले यहाँ पर कुटीर उद्योग लगते थे। कुटीर उद्योग कुटीर उद्योगों के बारे में आप जानते होंगे। कुटीर उद्योग क्या होते हैं? कुटीर उद्योग होते हैं लघु उद्योग, यानी बहुत छोटे उद्योग जिनको हम घरों में ही चला सकते हैं। घर के 8-10 सदस्य हैं और कुछ भी कार्य हम घर में ही कर रहे हैं, हमारे ही कुछ मजदूर हैं और हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके मार्केट के लिए हम भेज देते हैं, तो वो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो भारत में कुटीर उद्योग और हस्तकला उद्योग यानी हाथ से बने हुए उत्पादों का ज़्यादा चलन था। लोग हाथ से कुछ चीज़ें बनाते थे और उनको ही मार्केट में भेजा करते थे। साथ ही कुछ धीरे धीरे हस्तकला के साथ ही कुटीर उद्योगों का विकास होने लगा और कुटीर उद्योग में आपके घर के ही सदस्य, वो एक अलग बात है, पड़ोसी को भी हमने शामिल कर लिया है, तो वो कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आने लगे। कुटीर उद्योगों में हमारा खूब गुजारा चलने लगा, लेकिन इससे एक संपूर्ण देशवासी के लिए या सबके लिए कोई सामान पहुंचाना कठिन होने लगा। तो फिर उसका उद्योगों का लघु उद्योगों की श्रेणी में आए। कुछ गांव के ही लोग मिलकर एक उद्योग का निर्माण करने लग गए। उसके बाद मध्यम उद्योगों का विकास हुआ और फिर बहुउद्देशीय उद्योगों का निर्माण होने लगा। और इस प्रकार से हमारे भारत में यदि पहली बातें करें तो जो बड़े उद्योग लगना शुरू हुआ वो हुआ था 1854 में। 1854 में हमारे सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी और इसके बारे में डिटेल हम सूती वस्त्र उद्योग जब पढ़ेंगे तब आप डिटेल कर लेना। तो सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ और सूती वस्त्र उद्योग आपका बम्बई में लगाया गया कवासजी डावरा के द्वारा 1854 में। और उसके बाद रिसरा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ पर 1855 में सूती वस्त्र की जगह जूट मिल लगाई गई थी। तो लगभग 1854-55 में हमारे यहाँ पर इसका विकास होने लगा। हाँ, इससे पहले यदि हम बातें कर सकते हैं, पोर्टो नोवो तमिलनाडु में 1830 में ही लौह इस्पात उद्योग का भी विकास हो गया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। सफल तो ये भी नहीं हुआ, सफल इसके बाद ही हुआ, लेकिन यदि 1830-1854 में, लेकिन हम उद्योगों का विकास 1854 में ही मानेंगे। 1830 में लौह इस्पात उद्योग पोर्टो नोवो में लग गया था, लेकिन इसका विकास जो हुआ था वो 1874 में शुरुआत हुई थी, इसलिए हम 1854 को यहाँ पर पहला मान रहे हैं। तो इस प्रकार दूसरी बातें कर सकते हैं हम। भारत में जो उद्योगों की नीति बनाई गई थी, कुछ नीतियों के तहत भाई उद्योग आपने लगा लिए तो इसके लिए आप कौन कौन से कानून के दायरे में आ रहे हो, क्या क्या काम आपको करना है, कौन कौन सी ग्रीन पेटी के रूप में आपको रखना है, पॉल्यूशन आपको कितना कर सकते हो, आप पानी का दुरुपयोग कितना कर सकते हैं, मैग्नीज कितना ले सकते हैं। तो उन चीज़ों के रूप में एक उद्योग नीति बनाई गई थी भारत के द्वारा 1948 में। तो आज हम जो उद्योग की बातें करेंगे और दूसरी बात तो उद्योगों की बातें करेंगे, वो आप बातें करेंगे हम लौह इस्पात उद्योग की। लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग की यदि हम बातें करें तो आज संपूर्ण विश्व में पहला स्थान चीन रख रहा है, सेकंड जापान, थर्ड आपका यूएसए और फोर्थ आपका भारत है। फोर्थ स्थान पर लौह इस्पात उद्योगों में भारत का नाम आता है। आपने एक आदमी का नाम तो सुना होगा, लक्ष्मी निवास मित्तल। स्टील किंग है, इस्पात किंग है। आज पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक जो स्टील कंपनियां हैं और स्टील कंपनियों का सर्वाधिक देखरेख जो करता है या जिनका मालिकाना हक है वो लक्ष्मी निवास मित्तल के पास में, वो भारत के ही है। हमारे राजस्थान के भी है, ये भी है, चूरू सरदार शहर के है। अभी वो आपके विदेशों में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन है भारत के। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी निवास मित्तल
का नाम आता है इस्पात उद्योगों में। तो लौह इस्पात उद्योग की यानी जो शुरुआत हो चुकी थी आपके 1830 पोर्टो नोवो तमिलनाडु में हुई थी, लेकिन इसका सफल परीक्षण आपका 1874 में पोर्टो नोवो तमिलनाडु में ही किया गया था। और भारत में यानी विश्व में आज भारत का लौह इस्पात उद्योग में चौथा स्थान है, जिसमें चीन, जापान, यूएसए के बाद भारत का स्थान आता है। साथ ही हम बातें कर सकते हैं लौह इस्पात की जो प्रगति है, यानी इसका जो प्रगति हुई थी, सर्वाधिक प्रगति होना शुरू हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय, और उस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ जगहों पर लौह इस्पात उद्योग के कारखाने लगाए गए थे, जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इन जगहों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग लगाए गए थे, और वो आज भी चल रहे हैं। और वो इतने बड़े उत्पाद पर कार्य कर रहे हैं कि हम भारत में आज आत्मनिर्भर हैं, हमें किसी और देश से लौह इस्पात मंगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यदि हम पहली बात करें तो 1907 में साक्षी नामक जगह पर जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में सर्वप्रथम लौह इस्पात कंपनी का निर्माण किया गया था। और इसे आज तक हम स्टील के किंग कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत में उद्योगों की शुरुआत की थी। और ये हुई थी साक्षी, पश्चिम बंगाल में है, जो जमशेदजी टाटा नगर के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। इसके बाद भारतीय कंपनी खुली थी इंडियन आयरन स्टील कंपनी 1908 में, और उसके बाद 1923 में विश्वेश्वरैया कर्नाटक में हुई थी। और उसके बाद हम बोल ही रहे हैं कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में आपके कुछ जगह भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, इन जगह पर आपकी पंचवर्षीय योजना के तहत कुछ लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। अब हम बातें कर रहे हैं कुछ कंपनियों की जो लौह इस्पात उद्योग में अपना वर्चस्व रखती है, और उनके बारे में ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। लौह इस्पात उद्योग और उद्योगों में कौन कौन से उद्योग आज विकसित अवस्था में है, और कौन कौन से हमें सर्वाधिक मात्रा में लौह इस्पात बना कर दे रहे हैं। उनमें से पहली कंपनी का नाम है टिस्को, और टिस्को का पूरा नाम आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये आपकी जमशेदपुर में स्थित है, जो साक्षी में है। 1907 में ये खोली गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा, और उस समय ये कंपनी का नाम पड़ा था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा का नाम तो आज भी जानते हैं, अभी भी हम डायलॉग में या किसी और को बोलते हैं तू कौन सा टाटा है या बिरला है, तो टाटा बिरला का नाम तो आज भी है, वही टाटा है। ये रतन टाटा है, इनका बेटा ही था। तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी के किनारे पर स्थित है। दोनों नदी का संगम जहाँ पर है, स्वर्ण नदी और खारकोई नदी, दो नदी जहाँ पर बहकर निकल रही है, तो उनके मध्य में ये नदी यानी ये स्थित है। साथ ही लौह अयस्क यहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि कच्चा माल यहाँ पर कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो गुरु महसानी की पहाड़ियों से, बादाम पहाड़ियों से, मयूरभंज से, उड़ीसा, नोवा मंडी और सिंहभूम से। नाम आपने सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हम खनिजों के बारे में बातें कर सकते थे। कोयला यहाँ पर कहाँ से प्राप्त होता है? झरिया से, जमदोबा से और बोकारो से यहाँ कोयला प्राप्त होता है। चूना पत्थर यहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? वीरमित्रपुर और बड़ा द्वार, ये दोनों एमपी में ही है, ठीक है। वीरमित्रपुर और बड़ा द्वार से प्राप्त होता है। और जबकि मैंगनीज यहाँ पर डिमना बांध से, जो कि डिमना बांध कहाँ पर है? इन दोनों नदियों के मध्य में एक डिमना बांध बनाया गया है, स्वर्ण रेखा और खारकोई नदी के मध्य में डिमना बांध, और वहाँ से आपको मैंगनीज प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बातें कर सकते हैं। तो अगले जो भी आपके पॉइंट और बचेंगे उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे।